इस दुनिया के इस रूप में एक लाल किस्मत की डोरी होती है जो उन लोगों को जोड़ती है जिन्होंने एक दूसरे के साथ गलत काम किया होता है। ये डोरियां आम लोगों को दिखाई नहीं देती, इन्हें सिर्फ यून हूप देख सकती है। एक सुबह वो कुछ अजीब आवाजें सुनती है और पर्दा हटाकर बाहर देखती है। एक आदमी के सिर के ऊपर बहुत सारी लाल डोरियां हैं और वो एक किशोरी लड़की को, जिसके सिर के ऊपर सिर्फ एक डोरी है, जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहा होता है। लड़की गुस्से में भाग जाती है। जब वो आदमी अपने घर पहुंचता है तो वहां एक और औरत होती है जिसके सिर के ऊपर भी कई लाल डोरियां होती हैं, यानी वो रंगे हाथ पकड़ा गया है। जब वो औरत यूनहूप को हाय कहने की कोशिश करती है तो यूनहूप झट से खिड़की बंद कर देती है। यूनहूप टीवी देखते हुए काले चश्मे पहनती है क्योंकि उसे स्क्रीन पर एक्टर्स के सिर के ऊपर भी वही लाल डोरियां दिखती हैं। वो कहती है कि इंसानों को कुछ चीजें देखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उसे ये डोरियां बचपन से दिखाई देती रही हैं। जब वो छोटी थी तो उसे समझ नहीं आता था और वो इन्हें अपनी ड्राइंग्स में बना देती थी। इससे उसकी माँ इतनी परेशान हो गई कि आखिर में उसने यूनहुप के पिता की हत्या कर दी। किशोरी उम्र में यूनहुप को समझ में इन्हें आया कि इन लाल डोरियों का मतलब क्या है और ये राज्य कितना खतरनाक हो सकता है। उसने कई बार अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन उसके जख्म हर बार जल्दी ठीक हो जाते थे। तब से वो इन डोरियों के पीछे का रहस्य जानने की कोशिश कर रही है, किसने इन्हें बनाया और उसे ही इन्हें देखने की शक्ति क्यों दी। इसी वजह से वो बंद जिंदगी जी रही है, अपने फ्लैट की हर खिड़की पर कार्डबोर्ड लगाकर। जब एक नई पड़ोसी गिफ्ट देने आती है, तो यून होप दरवाजा नहीं खोलती, बस उसके जाने के बाद बैग उठाकर अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जीवुक पुलिस स्टेशन में अपना नया दिन शुरू करता है। वो शिकायत करता है कि उसे अपनी भतीजी का ध्यान रखना पड़ता है। उसका साथी मजाक में कहता है कि शादी कर लो, जिस पर वो हंस देता है। ब्रेक के समय जीवुक अपनी एक महिला सहकर्मी के साथ रिकॉर्ड रूम में छिपकर रोमांस करने चला जाता है, लेकिन जब वो लड़की उसे अपनी शादी का कार्ड देती है तो उसका मूड खराब हो जाता है। इधर हाई स्कूल में जीवुक की भतीजी सुना सन ए को कुछ लड़कियां परेशान कर रही होती हैं। ही योंग उसे पोछे से दबाकर कहती है, पैसे कहाँ हैं? वो ये भी पूछती है कि क्या सुन ने उनकी शिकायत की थी। सुन कसम खाकर कहती है नहीं, लेकिन यूंग मानती नहीं और उसे पीटने लगती है। तभी उसे लगता है कि सुन मुस्कुरा रही है, जिससे वो और भड़क जाती है और धमकी देती है, अगर दोबारा शिकायत की तो जान ले लूंगी। बाद में जीवुक एक छोटे फ्लैट में हुई हत्या की जांच करता है। पड़ोसी कहता है कि उसने हेलमेट पहने एक आदमी को अंदर आते देखा था, उसे लगा कोई डिलीवरी वाला होगा। न जबरदस्ती के निशान थे, न चोरी हुई थी, पुलिस को कोई कारण समझ नहीं आता। शाम को यूनहुक को पड़ोसी की ओर से फिर फल का गिफ्ट मिलता है। टीवी पर वो खबर देखती है कि ये उस इलाके में दूसरी हत्या है। बैकग्राउंड में सीसीटीवी में एक हेलमेट वाला आदमी दिखता है जो बिल्डिंग में जा रहा है और यूनहुक नोटिस करती है कि उसके सिर के ऊपर सिर्फ एक लाल डोरी है जो बड़ों में बहुत दुर्लभ होती है। थोड़ी देर बाद यूनहूक बाइक की आवाज़ सुनती है और खिड़की से देखती है कि वही हेलमेट वाला आदमी फिर पड़ोसी की बिल्डिंग में जा रहा है। वो समझ जाती है कि यही कातिल होगा। वो पुलिस को कॉल करने जाती है, लेकिन मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है। फिर वो देखती है कि पड़ोसी मुस्कुराकर उस आदमी का स्वागत कर रही है और दोनों के बीच एक लाल डोरी जुड़ जाती है, यानी उन्होंने शारीरिक संबंध बना लिए हैं। अगली सुबह सुन स्कूल नहीं जाती। उसकी बुली गैंग उसका लॉकर तोड़कर एक शर्मनाक नोट निकाल लेती है। घर आकर सुन पैसे मांगती है और बताती नहीं कि क्यों। जीवुक उसके शरीर पर चोट के निशान देखकर शक करता है। बालकनी में सिगरेट पीते हुए वो यून हूप का बंद किया हुआ फ्लैट देखता है। हाँ, तभी उसे कॉल आती है कि कल रात किसी ने हेलमेट मैन की रिपोर्ट की थी। जब पता ट्रेस किया जाता है तो वो यून हूप का एड्रेस निकलता है। जीवुक तुरंत वहां पहुंचता है। यून हूप झरोखे से देखती है कि उसके सिर पर तो सैकड़ों लाल डोरियां हैं। वो दरवाजा खोलने से मना कर देती है, लेकिन पड़ोसी बताता है कि वो किसी से बात नहीं करती। जीवुक दोबारा दस्तक देता है और कहता है कि वो मर्डर केस पर बात करने आया है। यूनूब थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोलकर कहती है कि उसने गलती से किसी और को कातिल समझ लिया था और फिर दरवाजा बंद कर देती है। रात को फिर वही एक डोरी वाला हेलमेट मैन बिल्डिंग में आता है। यूनहूब झरोखे से देखती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर देखने लगता है, वो झरोखा ढक देती है। इस बीच सुन को बुली से फिर मैसेज आते हैं और पैसे लाओ। मजबूरी में वो बैंक के बाहर बैठकर एक औरत का बैग छीनने की कोशिश करती है, लेकिन राहगीरों को देखकर रुक जाती है। पुलिस स्टेशन में जीवुक और उसका साथी डोंग सिक सुराग जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि दोनों मरी हुई औरतें एक आदमी जुंग मिन को जानती थीं। जीवुक को एहसास होता है कि यही वो आदमी है जो पहले उसके पास यून हु के बारे में बताने आया था। वो जांच के लिए निकलने लगता है, लेकिन तभी उसे एक ज़रूरी कॉल आ जाती है। जीवुक नर्सिंग होम पहुंचता है, जहां उसका मानसिक रूप से बीमार पिता छत पर खड़ा होता है। नर्सें उसे नीचे खींच लेती हैं। उसी समय डोंग सिक जंगमिन के घर पहुंचता है। दरवाज़ा खुला होता है, वो अंदर जाता है और एक अजीब सी कमरे को देखकर डर जाता है। वो जी बुक को कॉल करता है और कहता है कि उसे कुछ मिला है, लेकिन इससे पहले कि वो समझा पाए, जंगमिन अंधेरे से निकलकर उस पर हमला कर देता है। डोंग सिक बेहोश हो जाता है। जंगमिन हेलमेट और चश्मा पहनता है और कहता है अब बस एक बचा है। यून ऊप आवाज सुनकर खिड़की की तरफ जाती है और देखती है कि वही हेलमेट वाला फिर से आया है। वो पुलिस को कॉल करना चाहती है, लेकिन मोबाइल फिर से बंद है। उसे एहसास होता है कि वो आदमी पड़ोसी के घर जा रहा है
वो चाकू उठाती है, चश्मा पहनती है और कई महीनों बाद पहली बार अपने फ्लैट से बाहर निकलती है। डर के मारे उसके पैर काँप रहे होते हैं। सड़क पर गिरकर वो बेहोश हो जाती है और अपनी माँ का सपना देखने लगती है। पड़ोसी के घर में जंगमिन चश्मा उतारकर उस औरत की लाल डोरियां देखता है और गला दबाने लगता है। बोलता है सबको ऐसे ही बचाया जा सकता है। तभी यूनहू पहुंचती है और उसे रुकने के लिए कहती है। जंगमिन झट से उसका चाकू छीनकर उसे घायल कर देता है। जीवुक जब घर लौटता है तो उसे सड़क पर यूनहूप के चश्मे पड़े मिलते हैं। वो भागकर बिल्डिंग में जाता है। यूनहूप का दरवाजा खुला होता है और अंदर उसके सारे कागज बिखरे पड़े हैं जिन पर लाल डोरियों की रिसर्च लिखी होती है। तभी उसे चीख सुनाई देती है। वो खिड़की से देखता है कि जंगमिन फिर उसी औरत पर हमला कर रहा है। जीवुक बंदूक निकालता है। नीचे यूनहूप घिसटते हुए पहुंचती है और जंगमिन के पैर में चाकू मार देती है। जंगमिन पलटकर उसे मारने ही वाला होता है कि जीवुक सामने वाली बिल्डिंग से गोली चला देता है। मरने से पहले जंगमिन मुस्कुराता है क्योंकि उसकी डोरियां गायब हो रही होती हैं। पैरामेडिक्स यूनहूप को उठा रहे होते हैं। उसे याद आता है कि जंगमिन आखिरी पल में अपने चश्मे ढूंढ रहा था। शायद वही चश्मे उसे भी डोरियां दिखाते थे। जीवुक उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन तभी सुन घर आती है और यूनहूप को पहचान लेती है। बाद में सुन बताती है कि वो मिडिल स्कूल में यूनहूप के साथ पढ़ती थी और उसने उसकी माँ को अपने पिता की हत्या करते देखा था। यूनहूप को पहली बार लगता है कि डोरियां देखने की ये शक्ति किसी के काम आई है। तभी उसे एक ब्लॉक नंबर से संदेश आता है। मैं वो सब देख सकता हूँ जो तुम देखती हो। आर्क हाई स्कूल आओ। अगली सुबह यूनहूप उस मैसेज को घूरती रहती है। फिर तय करती है कि अब अपनी जिंदगी संवारनी होगी। वो सारे कार्डबोर्ड हटाकर घर साफ करती है। स्कूल में सुन क्लास में आती है और देखती है कि बुलियों ने बोर्ड पर उसका मजाक उड़ाने वाली ड्राइंग बना दी है। ही ओम जोर-जोर से वो लव नोट पढ़ने लगती है जो उसने सुन के लॉकर से चुराया था। सन अपना नोट वापस लेने के लिए हे योंग पर जंप करती है। दोनों फ्लोर पर लड़ने लगती हैं। तभी टीचर क्यू जिन आती है और हे योंग को अलग करती है। नोट फाड़कर कहती है, क्लास में ये सब नहीं चलेगा। क्लास के बाद सन लॉकर खोलती है तो अंदर एक ग्लासेस रखे मिलते हैं। घर जाकर सन वो ग्लासेस पहनती है और हैरान रह जाती है जब देखती है कि उसके सिर के ऊपर एक लाल लाइन है। तभी जी वुक आता है। उसके सिर के ऊपर तो सैकड़ों लाइनें होती हैं। सन चीख कर घर से भाग जाती है। बाहर जाकर देखती है कि हर इंसान के सिर के ऊपर लाइनें हैं। सुबह जीवुक उसे स्कूल छोड़ने आता है पर सन उससे दूर हट जाती है। अब कंफर्म हो जाता है कि यही दोनों वो लोग थे जो शुरू में लड़ रहे थे। स्कूल में सन उन लाइनों पर ध्यान देने लगती है। उसे पता चलता है कि क्यूजिन के पास कोई लाइन नहीं है, यानी वो किसी के साथ नहीं रही। लेकिन टीचर संगजिन का कनेक्शन हैयोंग से है। उसी वक्त नया ट्रांसफर स्टूडेंट यूनहू एंट्री करता है। इधर जीवुक जुंगमिन के अपार्टमेंट में जांच करता है। उसे लगता है दीवार पेंट से भरी है पर असल में वो लाखों लाल लाइनों से ढकी होती है। उसे जंगमिन की फोटो मिलती है जिसमें वो ग्लासेस पहने हुए है। लेकिन सबूत वाले बॉक्स में वो ग्लासेस नहीं मिलते। स्कूल जाकर वो क्यूजिन से पूछता है। जिन कहती है मैंने कभी उसे ग्लासेस पहने नहीं देखा। रूफटॉप पर हेयोंग सन को थप्पड़ मारती है, दोबारा मारने जाती है तो सन उसका हाथ रोककर कहती है अब मैंने तुझे पैसे नहीं दूंगी। हेयोंग उसे किक करके गिरा देती है। तभी यून हो पाती है बस करो। हेयोंग धक्का देती है। यूनहूप कहती है दोबारा तंग किया तो नीचे गिरा दूंगी। पुलिस चली जाती है लेकिन सन नाराज होती है। मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए थी। उसे बोल वे सॉरी। रात जीवुक उस बार में जाता है जहाँ युंगमिन अक्सर आता था। बारटेंडर बताता है पहले वो चुप रहता था, बाद में खुद से बातें करने लगा। हमेशा ग्लासेस पहने रहता था। इसी दौरान सन चुपके से हेयोंग का पीछा करती है। देखती है कि वो टीचर सुंग जिन से मिलकर होटल जा रही है। सन फोटो लेकर हेयोंग को भेजती है। हेयोंग जवाब देती है अगर ये फोटो लीक हुई तो सिर्फ टीचर फंसेगा, मैं तो माइनर हूँ। अगली सुबह संगजिन को मैसेज मिलता है 20 मिलियन कैश लेकर आओ। वो घबरा जाता है और हेयोंग से पूछता ने है। वो कहती है ये सब सन ने किया है। डेस्क पर लौटता है तो देखता है कि वहाँ उसके सारे अफेयर्स की तस्वीरें लगी हैं। अब सन कॉन्फिडेंट महसूस करती है। स्कूल में नए दोस्त बना लेती है और हेयोंग के एक्स जीवान के साथ रिलेशनशिप शुरू करती है। बाथरूम में यून होप नोटिस करती है कि सन के ग्लासेस बिल्कुल जुंग मिन जैसे हैं। सन बताती है ये मुझे लॉकर में मिले थे, ये लाइनें दिखाते हैं। यूनहुप कहती है ये ग्लासेस बहुत खतरनाक हैं, पिछला ओनर मर गया था। सन पूछती है लाइन से निजात कैसे मिलती है। यूनहुप धीरे से कहती है जब दूसरा इंसान मर जाए। शाम को सन चीवान के साथ होटल जाती है। तभी संग जिन का मैसेज आता है कि पैसे रेडी हैं। दोनों मौज आते हैं मगर हेयोंग उनका पीछा कर रही होती है। उसने ग्लासेस वाली बात सुन ली थी। सेल्फी लेते वक्त सन का बैग गिरता है और हेयोंग मौका पाकर ग्लासेस चुरा लेती है। अब हेयोंग ग्लासेस पहनकर पूरे शहर में लोगों के सिर पर लाइनन को देखती फिरती है। तभी कोई उसे पीछे से अटैक करता है। इधर सन को पता चलता है कि ग्लासेस गायब हैं। उसे शक होता है कि यूनहूप ने लिए पर बात पूरी नहीं कर पाती क्योंकि मीटिंग के लिए लेट हो रही होती है। वो रूफटॉप पर सिंगजिन से मिलती है। टीचर रोते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी फैमिली है। सन कहती है जब मुझे तंग किया जा रहा था तब तुम चुप थे। तभी उसे वाइफ का टेक्स्ट आता है मैंने सारी फोटोज देख ली हैं। सन हैरान होती है मैंने तो भेजी ही नहीं। टीचर गुस्से में कहता है ये सब तेरा काम है। तभी यूनहूप नीचे से देखती है कि सन छत से गिर रही है। वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर सन ए की जान बचाने की कोशिश करते हैं। जीवुक आता है यूनहूप से पूछता है क्या तुम्हें लगता है सन ने खुद किया। यूनहूप धीरे से कहती है मुझे नहीं।
लगता अगली सुबह पता चलता है कि हे योंग और स्योंगजिन दोनों मिसिंग हैं। स्कूल में टेंशन है। टीचर्स झगड़ रहे हैं कि स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी किसकी है। थोड़ी देर बाद जुंगवू ऐलान करता है मैं शादी नहीं कर रहा। यून हुप हॉस्पिटल जाकर सन ए से मिलती है जो रेस्पिरेटर पर होती है। वहाँ जी वुक भी होता है। वो चुपचाप वापस चली जाती है। स्कूल में जुन सॉन ग्लासेस पहनता है लेकिन वो नॉर्मल निकलते हैं। इधर युंगवू को अपनी डेस्क पर वही मैजिक ग्लासेस मिलते हैं। पहनते ही वो सब टीचर्स के सिर पर लाइनें देखता है और शौक में आ जाता है। जीवुक क्यों जिनसे पूछता है हे योंग आज स्कूल क्यों नहीं आई। फिर ची वॉन से मिलता है जो कहता है मेरा सन से कोई सीरियस रिश्ता नहीं था। जीवुक मॉल की सीसीटीवी देखता है जहां हे योंग सन का बैग चुरा रही होती है लेकिन उसका बॉस केस क्लोज कर देता है। रीजन सेल्फ डेथ। दूसरी तरफ युंगवू अपनी बहन क्योंगमी के घर जाता है। डिनर पर कहता है मैं कनाडा जाने से पहले ब्रेकअप कर चुका हूँ क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। चश्मों की वजह से जंगवू को एहसास होता है कि उसका ब्रदर इन लॉ बुजोंगचोल भी धोखा दे रहा है। अगले दिन वो स्टाफ रूम में टीचर्स के बीच अजीब कनेक्शन देखता है। जिज्ञासा में वो किन से पूछता है किन अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा कोई करीबी किसी से धोखा कर रहा है तो तुम क्या करोगे। किन मुस्कुराकर कहती है पहले यकीन करूंगी फिर शायद थोड़ा ड्रामा भी देखूंगी। जंग वो हंस पड़ता है लेकिन उसके मन में शक और गहरा हो जाता है। शाम को वो घर लौटता है तो देखता है कि एक नेबर का पार्सल उनके दरवाजे पर पड़ा है। वो देने जाता है लेकिन बेल बजाने से रुक जाता है। दरवाजा थोड़ा खुला मिलता है और अंदर उसे एक औरत दिखती है जिसके सिर के ऊपर दर्जनों लाल लकीरें चमक रही होती हैं। जंग वो घबराकर अपने फ्लैट में लौट आता है। अगली सुबह जंगवू और उसकी बहन क्योंगी अपनी माँ की बरसी मनाते हैं। जंगवू गुस्से में कहता है जोंगचोल हर साल बिजनेस ट्रिप का बहाना बना लेता है। क्योंगी चुप रहती है। अगले दिन स्कूल में हाई योंग और टीचर सियोंग जिनकी तस्वीर वायरल हो जाती है। जंगवू उन दोनों के बीच भी एक लाल लकीर देख लेता है। कुछ देर बाद पार्किंग लॉट से पुलिस सियोंग जिनकी लाश बरामद करती है। एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुदकुशी कर ली लेकिन जूक सबूत देखकर कहता है बॉडी बाद में यहाँ लाई गई है। जूक अब भी यूनहूप से जानकारी लेने के लिए उसे स्कूल से पिक करता है। यूनहूप कहती है अगर तुम्हें वो चश्मा मिल गया तो मैं सब कुछ बताएंगे दूंगी। इधर जंग वू सड़क पर जोंग चोल को एक औरत के साथ देखता है। वो उसका पीछा करता है और देखता है कि वो उसे गिफ्ट्स दे रहा है। जंग वू उसे कॉल करता है ताकि वो टेबल से उठ जाए और उसी वक्त वो टेबल के पास जाकर रूम की देख लेता है। कुछ देर बाद वो होटल पहुंचता है और रूम सर्विस बनकर दरवाजा खुलवा लेता है। ये सब क्या है जोंग चोल वो चिल्लाता है। बबजोंग चोल घबरा कर कहता है मैं सब खत्म कर दूंगा बस थोड़ा वक्त दे दो। अगले दिन जंग वो अपनी कनाडा ट्रिप की तैयारी करता है लेकिन परेशान होता है कि बजोंग चोल ने अभी तक अपनी पत्नी से बात नहीं की। वो उस औरत का इंस्टाग्राम देखता है और हैरान रह जाता है जब पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। गुस्से में वो घर की ओर दौड़ता है। क्योंगमी को बार बार कॉल करता है लेकिन वो उठाती नहीं। अपार्टमेंट के बाहर वो देखता है कि क्योंमी अपनी कार से उस प्रेग्नेंट औरत की कार को टक्कर मार रही है। धुआं उठता है। क्योंमी चिल्लाती है तुमने सब बर्बाद कर दिया। जंग वू तभी जोंग चोल वहां पहुंचता है और सबसे पहले उस औरत को संभालता है। जंग वू का खून खौल उठता है। वो उसे मुक्का मार देता है। दोनों में लड़ाई होती है लेकिन क्योंमी रोकते हुए कहती है बस करो तुम्हें कुछ नहीं पता। पोस्टर देखती है और उसकी फोटो लेती है मगर जैसे ही चली जाती है कोई उस एड को फाड़ देता है। शाम को घर लौटकर जूक उसे वो नोटबुक दिखाता है। यूनहूप कुछ देर चुप रहती है फिर कहती है मैं सब सच बताऊंगी। अगली सुबह स्कूल की सेक्रेटरी मिसुंग के पास वो चश्मा आ चुका होता है। बेचारी रोज अपने बॉस से डांट खाती है और सपना देखती है कि एक दिन एक्ट्रेस बनेगी। वीकेंड पर वो विग पहनकर अलग रूप में होटल जाती है जहां यूनहूप अब रिसेप्शनिस्ट होती है। स्कूल के कुछ बच्चे उसे देखकर हंसते हैं और कहते हैं मिस मिसुंग। मिसुंग मुस्कुराकर जवाब देती है तुम्हें लगा मैं यहाँ एक्टिंग प्रैक्टिस करने नहीं आई। रूम में अकेली वो शीशे के सामने खड़ी होती है और डायलॉग बोलती है मैं किसी से कम नहीं मैं अपनी कहानी की हीरोइन हूँ। जब मिसुंग निकलती है यूनुक नोटिस करती है कि उसके सिर के ऊपर सिर्फ एक लाल लकीर है। स्टेशन पर ज्यूक और डोंगसिक अभी केस को चुपचाप जांच रहे होते हैं। ज्यूक यूनुक की फाइल देखता है और जानता है कि उसकी मां ने अपने पति को मार दिया था जब उसे अफेयर का पता चला और ये बात यून हूप की बचपन की लाल लकीरों वाली ड्राइंग से पता चली थी। हॉस्पिटल में ज्यूक यून हूप से पूछता है सन आ के पास भी रेड लाइंस हैं। यून हूप कहती है एक है लेकिन स्कूल के किसी से नहीं जुड़ी। उस रात न्यूज़ पर एक कातिल की खबर चलती है और उसने वही चश्मा पहना होता है। अगले दिन जून यूनहूप को हैंगआउट के लिए बुलाता है। दोनों स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। यूनहूप पूरे कपड़ों में पानी में छलांगे है। दोनों पूरे कपड़ों में सामना ज्यादा होता है लगाती है। जून हंसकर कहता है तुम पागल हो क्या। यूनहूप मुस्कुराकर जवाब देती है थोड़ा सा। दोनों हंस पड़ते हैं। उस पल वो अपने दिल का राज बताती है मैं लोगों के सिर के ऊपर लाल लाइंस देखती हूँ। जून गंभीर होकर कहता है मैं तुम पर यकीन करता हूँ। कुछ दिन बाद मिसुंग फिर होटल आती है। एक्टिंग करते हुए बड़बड़ाती है मुझे चश्मे मिले उन्होंने मुझे सब दिखाया मेरा क्रश किसी और से जुड़ा है। वो दीवार में एक छेद बना चुकी होती है जहां से वो उस आदमी और उसकी प्रेमिका को छिपकर देखती है। अब मैं इन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बुदबुदाती है। अगले दिन जब वो औरत आती है तो मिसुंग फायर एक्सटिंग्विशर से उसे बेहोश कर देती है। फिर उसके कपड़े पहनकर उस आदमी के कमरे में जाती है। तुम वो आदमी चौंकता है। मिसुंग मुस्कुराकर कहती है तुम मुझे पहचानते हो ना। वो पीछे हटता है तो मिसुंग गुस्से में स्टेपलर फेंकती है मुझे इग्नोर मत करो। आदमी गिरता है।
सिर बिस्तर के किनारे से टकराता है और खून निकल आता है। मिसुंग समझती है वो बेहोश है, लेकिन जब वो हिलता नहीं तो एहसास होता है वो मर चुका है। मिसुंग उसके ऊपर गिर जाती है, आंसुओं और पागल हंसी के बीच कहती है, अब तुम सिर्फ मेरे हो। फिर वो बाथटब में बैठकर स्टेपलर से अपने हाथ, पैर और चेहरे पर निशान बना लेती है। खून पानी में मिल जाता है। हॉलवे में यूनहुक देखती है कि एक बंधी हुई औरत बाहर निकल रही है। वो दौड़कर कमरे में जाती है और उस आदमी की लाश देखती है। पुलिस पहुंचती है। ज्यूक मिसुंग को टब में मरी हुई पाता है, लेकिन चश्मा गायब होता है। सबूत उठाते वक्त वो टब का पानी निकालता है और चश्मा मिल जाता है। जब वो पहनता है तो उसके सिर के ऊपर हजारों लाल लकीरें दिखने लगती हैं। पुलिस स्टेशन में वो हर किसी के ऊपर लाइंस देखकर परेशान हो जाता है। जीना गुजरती है और कहती है, सर आप ठीक हैं। ज्यूक बस उसे घूरता रह जाता है। उसके सिर के ऊपर इतनी लाइंस होती हैं कि वो सिहर उठता है। कुछ देर बाद वो चिवान को हॉस्पिटल ले जाता है। कंफर्म करता है कि सना की लाइन उससे जुड़ी नहीं। ची कहता है, मैंने उसे कभी किसी के साथ नहीं देखा, लेकिन वो हमेशा एक लड़के का जिक्र करती थी जिससे वो नफरत करती थी। शायद वो उसका पुराना प्यार था। रात को यूनहूक को एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, पार्टी टुनाइट, इट्स योर बर्थडे सरप्राइज। अगले दिन स्कूल में जा अजीब लगती है, शर्मीली, चुप और उसके सिर के ऊपर भी कई लाल लाइंस होती हैं। स्टेशन पर डोंग सिक एक नया असॉल्ट केस लेकर आता है और जुग से कहता है, लगता है ये लाल लाइंस का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। जुग खिड़की से बाहर देखता है, उसकी आंखों में वही हजारों लाल धागे झिलमिला रहे होते हैं। जीना एक दिन पहले पुलिस स्टेशन आई थी। उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक लड़का हानू ने उसके साथ गलत हरकत की। उसने कहा कि ये उसका पहला नॉटी एक्सपीरियंस था। जब जीवुक उस रिपोर्ट का वीडियो देख रहा था तो उसे कुछ और लाल लाइंस दिखाई दी। डिटेक्टिव डोंग सिक और जीवुक स्कूल पहुंचते हैं ताकि और जांच कर सकें, लेकिन जैसे ही जीवुक वहां पहुंचता है उसे बच्चों के सिर के ऊपर सैकड़ों लाल लाइंस दिखती हैं। उसे देखकर वह परेशान हो जाता है। वो जब क्विन से टकराता है तो चौंक जाता है क्योंकि उसके सिर के ऊपर कोई लाइन नहीं होती। दोनों हानू को ढूंढने निकलते हैं और जीवुक नोटिस करता है कि उसके सिर पर सिर्फ एक लाइन है। हानू कहता है, हाँ, मैं जाके साथ ड्रिंक करने गया था लेकिन मैंने उसे छुआ तक नहीं। मुझे उसमें उस तरह की दिलचस्पी ही नहीं है। जब जीवुक स्कूल से बाहर निकलता है तो यूनहूक उसे चश्मा पहने हुए देखती है। वो कहती है, ये चश्मा मुझे दो, ये मेरा है। लेकिन जीवुक इनकार करता है, नहीं, ये मेरी मदद कर सकते हैं केस सॉल्व करने में। दोनों में बहस होती है। तभी क्विन बीच में आ जाती है और यूनहूक गुस्से में वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जीवुक उसे बाहर चलने का ऑफर देता है, लेकिन यूनहूक कंफ्यूज हो जाती है तो वो बात बदल देता है। जैसे ही वो चला जाता है क्विन मुस्कुराती है क्योंकि वो उसके ऊपर सारी लाल लाइंस देख सकती हैं। फिर दोनों डिटेक्टिव एक एंटरटेनमेंट कंपनी पहुंचते हैं जहां पहले जीना और हानू काम करते थे। वहां का बॉस कहता है, मैंने जा को निकाल दिया था क्योंकि वो मेहनत नहीं करती थी और असल में वही थी जो बाकी बच्चों को ड्रिंक करने के लिए कहती थी। बाद में दोनों जीना और हानू को स्टेशन बुलाते हैं पूछताछ के लिए। जीवुक नोटिस करता है कि दोनों की लाइंस एक दूसरे से जुड़ी नहीं हैं। उस रात जीवुक यूनहूक को उसकी माँ की तस्वीर देता है जो उसे उसकी केस फाइल में मिली थी। वो कहता है, इन चश्मों ने एक बेगुनाह को जेल जाने से बचाया है। यूनहूक चौंक जाती है और बताती है, जा के पास पिछले हफ्ते तक कोई लाइन नहीं थी। ये सुनकर दोनों हानू के अपार्टमेंट की तरफ भागते हैं। वो जगह बहुत साफ सुथरी होती है। हानू थोड़े सवालों के जवाब देता है और फिर उन्हें बाहर निकाल देता है। जीवू को कुछ गड़बड़ लगती है और वो डोंग सिक को कूड़ेदान के पास ले जाता है। वो कहता है उसके बेडशीट के रंग मैच नहीं कर रहे थे। वे कूड़ेदान में बैग ढूंढते हैं जिसमें खून से सनी चादरें मिलती हैं। उधर यूनहूप होटल में चुपके से घुसती है। वो सोचती है कि आखिर ये चश्मे हर बार उसके स्कूल और वर्क प्लेस पर ही क्यों आ जाते हैं। तभी जून सन वहां पहुंच जाता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें सड़क पर देखा तो तुम्हारे पीछे चला आया। दोनों एक प्यारा पल बिताते हैं और किस करते हैं। आईने में दोनों को देखकर यूनहूप नोटिस करती है कि दोनों के ऊपर कोई लाइन नहीं है। अगले दिन पुलिस हानू को क्लास से उठाकर स्टेशन ले आती है। डिटेक्टिव पूछते हैं, तेरी चादरों पर जीना का खून क्यों था? हानू मुस्कुराते हुए कहता है, वो तो उसकी मंथली होगी। फिर पुलिस सीसीटीवी चेक करती है। उसमें दिखता है कि जब दोस्तों का एक ग्रुप लौटता है तो सभी के ऊपर एक नई लाइन जुड़ जाती है। स्कूल में यूनहूप उन्हीं 4 लड़कों को देखती है और नोटिस करती है कि उनकी लाइनें जी ना से जुड़ी हैं। वो जी वुक को कॉल करती है जो पहले से वहां मौजूद होता है। चारों लड़कों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। जीवुक सबसे कमजोर दिखने वाले लड़के को बहला फुसलाकर कार में ले जाता है। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन वो उसे हानू के घर ले जाता है। लड़का डर जाता है, भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है और आखिरकार सब सच बोल देता है। वो बताता है, हानू ने जाको बेहोश किया और हमें बुलाया कि हम उसके साथ बुरा करें, जबकि वो खुद देखता रहा। बाकी तीनों भी कबूल कर लेते हैं और सारा दोष हानू पर डालते हैं। अब जीवुक के पास कानूनी सबूत होता है और वो हानू के घर से सेडेटिव ढूंढ निकालता है। लेकिन हानू कहता है, अब भी तुम साबित नहीं कर सकते कि मैंने ही किया। उधर बारिस्ता जून हुई को उसका इंटीमेट वीडियो भेजा जाता है। जब वो कॉलेज जाती है सब उसकी ओर घूर रहे होते हैं। उसे एक मैसेज आता है, सबने वो वीडियो देख लिया। वो घर लौटकर रोती है। उसका प्रेमी उसे धमकाता है कि वही वीडियो फैलाने की जिम्मेदार है। वो टूट जाती है और खुद को खत्म करने का सोचती है। तभी क्विन आ जाती है और उसे वो चश्मा दे देती है। बस स्टॉप पर यूनहूप अपने बर्थडे से एक दिन पहले जूनसन का इंतजार करती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस।
वो उसे एक काम में मदद मांगती है और दोनों एक होटल जाते हैं। वहाँ दोनों के बीच प्यार का पल गुजरता है और अब दोनों के सिर के ऊपर एक लाल लाइन जुड़ जाती है। जून सन केक लेने बाहर जाता है। तभी यून होप कुछ चीखें सुनती है और नोटिस करती है कि उसकी लाइन गायब हो गई है। वो भीड़ के बीच दौड़ती है और देखती है कि जून सन लोहे की छड़ों के नीचे मर चुका है। उसका खून देखकर यून होप सोचती है, मैं अभिशप्त हूँ, जो भी मुझसे जुड़ता है मर जाता है। वो रोते हुए भागती है और तभी उसे एक वीडियो मिलता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड की उंगली एक कुर्सी पर बंधी होती है और मैसेज आता है, रूम ऑफ बाउंड्रीज में आओ। वो फौरन जीवुक को कॉल करती है। जब वो पहुंचता है तो दोनों एक दूसरे को सब बताते हैं। जीवुक कहता है कि उसके पिता और सना के बीच लाइन जुड़ चुकी थी। यूनहुप कहती है कि हर साल उसके बर्थडे पर किसी अज्ञात शख्स से कार्ड आता है जो उसकी उम्र गिनता रहता है। आज उसका 17वां बर्थडे है और कुछ बड़ा होने वाला है। जीवुक शक करता है कि इसके पीछे क्विन ही है। वो कहता है, मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो कभी थी ही नहीं। दोनों स्कूल पहुंचते हैं। एक क्लासरूम की लाइट जल रही होती है। वो दौड़कर अंदर जाते हैं। यूनहू पहले अंदर जाती है, लेकिन जब जीवुक पीछे पहुंचता है कमरा खाली होता है। वो दरअसल किसी दूसरी डायमेंशन में पहुंच चुकी होती है जहां वो क्योंग जिन को पाती है और उसे आज़ाद कर देती है। दोनों सीढ़ियां उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाहे जितना नीचे जाएं वो उसी मंजिल पर वापस लौट आते हैं। वो जीवुक की आवाज़ छत से सुनते हैं और ऊपर जाते हैं, पर वो किसी अजीब कमरे में फंस चुका होता है। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, जिनमें जून हुई भी शामिल होती है। वो कहती हैं, मुझे क्विन ने बचाया था, मैं बहुत लकी हूँ। फ्लैशबैक में दिखता है कि क्विन ने ही उसे चश्मा दिया था और सिखाया था, अगर अपनी लाइन्स हटाना चाहती हो तो अपने प्रेमियों को मारो। वो ऐसा ही करती है और अब सिर्फ एक लाइन बची है। कमरे में वो आदमी आता है और वो उसकी गर्दन काट देती है। अचानक लाखों लाल लाइनें पीछे से फैल जाती हैं, सभी क्विन से जुड़ी हुई। क्विन एक टेबल से कपड़ा हटाती है, वहाँ जी वुक के पिता बंधे होते हैं। जी वुक दौड़कर उन्हें छुड़ाने जाता है, लेकिन क्वीन उसे चाकू देती है और कहती है, अगर सना को बचाना है तो ये करो। वो उस पर हमला करता है, लेकिन क्वीन उसके सारे बुलेट रोक लेती है और उसे गले से पकड़ लेती है। क्वीन कहती है, अब तुम्हारी मौत से पूरी इंसानियत को देखने की शक्ति मिलेगी। वो एक बड़ा लाल गोला बनाती है जो पूरे आसमान को ढक लेता है। लेकिन तभी यूनूप आखिरी ताकत लगाकर क्विन के चेहरे पर वार करती है और उसके सीने में चाकू घोंप देती है। क्विन मुस्कुराकर कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, और मर जाती है। पूरा हॉल लाल रोशनी से भर जाता है। लोग पागलों की तरह भागते हैं। जी वुक के हाथ से चश्मा गिर जाता है। एक झपकी में ही तीनों जी वुक, यूनहूप और क्योंगजिन वापस नॉर्मल छत पर लौट आते हैं, लेकिन आसमान अब भी लाल है। जी वुक नीचे गिरे चश्मे को उठाने जाता है, लेकिन लड़कियां उसे रोकती हैं और चश्मा इमारत से गिरकर टूट जाता है। सड़कों पर अफरा तफरी मच जाती है। अब हर कोई लाइंस देख सकता है। कुछ समय बाद ट्रेन में बैठे लोग काले चश्मे पहनने लगे हैं ताकि वो लाल लाइंस ना देखें। यूनहूप आखिरकार खुद को नॉर्मल महसूस करती है। सन अब कोमा से जाग चुकी है बिना किसी लाइन के। यूनहूप जून सन की कब्र पर जाती है। वहां उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो मुड़ती है, क्विन वहां खड़ी होती है। एम